Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework subject. After successfully completing 3 units related with Sale of Goods Act and Companies Act, we are switching over towards the last unit of our syllabus, that is Unit 4, Negotiable Instrument Act 1881, whose weightage is 20%. It's a very small unit, सबसे छोटा यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है. इस यूनिट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना. ये यूनिट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं. हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसके फीचर्स क्या है. इस तरीके से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आगे हम अभी चर्चा करने वाले हैं. डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स करके भी आपको पूछ सकते हैं. तो चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझते हैं क्या है. द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया इन 1881. The law relating to negotiable instrument is contained in the Negotiable Instrument Act. The act came into force on 1st March 1882. तो इस एक्ट को कब फ्रेम किया गया, कब बनाया गया सर? 1881 में इस एक्ट को बनाया गया. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर. और ये एक्ट कब लागू हुआ भारत में? कसम एमसीक्यू की. कौन सी डेट से ये इम्प्लीमेंट किया गया, फॉलो किया गया? ये एक्ट कब से लागू हुआ भारत में सर? 1 मार्च 1882 से लागू हुआ. द एक्ट इज बेस्ड अपॉन द इंग्लिश कॉमन लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स. This act was enacted with the object to define and amend the law relating to primary negotiable instruments, namely promissory notes, bill of exchange, and checks. Formerly, check was only a bill of exchange. Section 6 is amended for making check a separate negotiable instrument. तो इससे पहले ये जो एक्ट बनाया गया है, ये हम नॉर्मली हमारे भारत के अंदर जितने भी एक्ट्स हम फ्रेम किए गए हैं, वो नॉर्मली इंग्लिश लॉ से ही अडॉप्ट किए गए हैं. क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ये एक्चुअली रूल करते थे हमारे पर. दे वे रूलिंग इंडिया. और इसी वजह से उनके जो एक्ट होते हैं वही उनको हम फॉलो करके हम लॉ बनाते थे. आज अभी सुधारा वधारा हुआ है, अब चेंजेस आए हैं, अब हम ऐसा नहीं करते हैं. पहले के ज़माने की बात है ये. पहले के जो भी एक्ट्स थे नॉर्मली दे दे आर बेस्ड ऑन इंग्लैंड लॉ, इंग्लिश लॉ, और उसको फॉलो करके हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे. और ये जो एक्ट है इसके अंदर बेसिकली सिर्फ तीन इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक. इसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं. और पहले जो चेक था, फॉर्मली चेक वाज ओनली ए बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसमें सुधारा किया गया. अब ऐसा नहीं है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ए. सबसे इजी डेफिनेशन है. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. तीन इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देना आपने डेफिनेशन के अंदर. और इसकी ये कब पेएबल माना जाएगा? दो सिचुएशन होनी चाहिए. इट मे बी पेएबल आइदर टू ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, और इट विल बी पेएबल आइदर टू बेरर. तो इन दोनों में से कोई भी एक स्वरूप में इसका पेमेंट हो सकता है. ये डेफिनेशन इतनी क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए एक और डेफिनेशन रखी है जस्टिस केसी विलिस की. ये क्या कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में? A negotiable instrument is one the property in which is acquired by anyone who takes it bona fide and for value notwithstanding any defect of title in the person from whom he takes it. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक तरीके से इसे प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट है. और जो बंदा इसे एक्सेप्ट करता है, द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मे बी ए प्रोमिसरी नोट, मे बी ए बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो इसे आप शुद्ध दानत से, शुद्ध नीति से आप इसको एक्वायर कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो. बोनाफाइड एक्सेप्टेंस है आपका. और कर रहे हो, ठीक है. और आप ऐसा मान सकते हैं कि सामने वाले ने जो आपको चेक दिया है उससे आपकी टाइटल को कोई असर नहीं होगी, आपकी ओनरशिप को कोई इफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर ये चोरी का चेक भी होगा तो आपकी टाइटल पे
कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, आपकी ओनरशिप पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा। इट विल नॉट अफेक्ट योर टाइटल, योर ओनरशिप। टाइटल का मतलब आपको पता होना चाहिए ओनरशिप है। तो आपकी मालिकी हक को कोई ठेस नहीं पहुंचने वाला है, कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। कांड पहले पर्सन ने किया है, उसने चोरी का चेक अगर आपको दिया है लाके और आपको बिल्कुल पता नहीं, आपने तो पैसे लेने थे उससे इसलिए आपने उसकी जगह चेक ले लिया, आपने शुद्ध नीति से शुद्ध दानत से बोनाफाइड एक्सेप्टेंस किया है, और उसके बाद अगर वो चोरी वाला चेक आपको देके गया है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अगर ऐसा है तो आपकी ओनरशिप को कोई डिफेक्ट नहीं पहुंचेगा। योर ओनरशिप इज डिफेक्ट फ्री। ठीक है, ये सिचुएशन है, डेफिनेशन ये क्लैरिफिकेशन देता है। नेगोशिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? नेगोशिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का दूसरा टर्म क्या है, दूसरा शब्द क्या है, सिनोनिम क्या है, मीनिंग क्या है? ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम क्या है, शब्द क्या है? डॉक्यूमेंट। तो मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर सरल शब्दों में कहना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसा डॉक्यूमेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट। इट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल, ऐसा हम कह सकते हैं। However, it does not mean that an instrument in order be to be valid must be negotiable. Instrument may be marked not negotiable, yet they are valid instruments and governed by the provisions of the act. ठीक है, ऐसा हो सकता है। मीन्स इट डज नॉट मीन दैट द इंस्ट्रूमेंट इज इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी नेगोशिएबल। ये जरूरी नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे तो ही वो वैलिड है, हम उसको ट्रांसफर न भी करें। यानी एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट दिया है तो ये जरूरी नहीं कि वाई जेड को दे। तो इस तरीके से नेट नॉट नेगोशिएबल शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है। एक्स ने वाई को अगर चेक लिख के दिया है, उस पे वो लिख देता है नॉट नेगोशिएबल, यानी वाई आगे किसी और को वो इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। इट इज नॉट नेगोशिएबल मीन्स इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबल अगर आप लिख देते हैं उसके ऊपर, नॉट नेगोशिएबल शब्द का उपयोग कर देते हैं, तो भी ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा, एक्स ने वाई को पेमेंट करना है और वाई उसका उपयोग कर सकता है, वाई इसको आगे एंडोर्स नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और को पेमेंट के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता है, उस चेक का, उस इंस्ट्रूमेंट का। दो द एक्ट मेंशन्ड ओनली थ्री काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मली ये तीन ही प्रकार की इंफॉर्मेशन है, इन तीन के ही रूल्स दिए हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इसी की चर्चा है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक की। Yet instruments by usage or customs may possess the characteristics of negotiability. यूसेज और कस्टम के बेसिस पे और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी की फीचर्स होंगे, उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, फिर भी इनको ये प्रोविजंस लागू होते हैं, भले इन इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं किया गया है, फिर भी इनको ये नियम लागू होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उनको लागू होता है, उनकी प्रोविजंस उनको भी लगती है। जैसे हुंडीस हो गए, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गया, इनकी अंदर ये फीचर है दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक बंदा दूसरे बंदे को दे सकता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी का फीचर है, नेगोशिएबिलिटी का फीचर है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस उसे लागू होते हैं। दिस एक्ट विल बी एक्सटेंडेड टू सच इंस्ट्रूमेंट्स who is having the feature of negotiability. So a negotiable instrument is one which entitles the holder to the receipt of the money। जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में लक्ष्मी आएगी, उसका अधिकार बन जाएगा, वो लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। It gives him the right to transfer the same by mere delivery or endorsement thereon। वो इस इंस्ट्रूमेंट को चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ डिलीवरी देके ट्रांसफर कर सकता है, या साथ साथ में डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट करके भी इसको ट्रांसफर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। द नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूज टिल इट्स मैच्योरिटी। आप तब तक ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, सो नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में मैच्योरिटी का पॉइंट ध्यान में लिया जाता है। चेक में ऐसा नहीं है, चेक अगर मैच्योर्ड हो गया मीन्स उसकी ड्यू डेट हो चुकी है, उसके बाद भी आप ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। आप चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिस्कशन में।
जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये राइटिंग फॉर्मेट में होने चाहिए. एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज एज पर द रूल्स रिगार्डिंग the various types of negotiable instrument, that is promissory notes, bill of exchange and check. राइटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए और हर एक पक्षकार की यानी कि जिसने ये इंस्ट्रूमेंट लिखा है उसकी सिग्नेचर उसके ऊपर होनी अनिवार्य है, कंपल्सरी. तो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, पहला पॉइंट है, इजी पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी. द possessor ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द होल्डर एंड ओनर देयर ऑफ. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वही उसका होल्डर है और वही उसका मालिक है. जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, द possessor ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मियरली गिव पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट राइट्स टू द प्रॉपर्टी. जैसे ही आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आता है तो आपके हाथ में दो चीजें आ गई. एक आपके पास उसका पोजीशन है, दूसरा उसकी ओनरशिप आपके पास है, ऐसा माना जाता है. सो यू आर हैविंग बोथ द थिंग्स इन योर हैंड. आपके हाथ में चेक है तो आप उसके होल्डर भी है, मीन्स आप उसके आपके पोजीशन में वो चेक है. और दूसरा आपके पास उसकी ओनरशिप, तभी आपके पास आपके हाथ में वो चेक है, ऐसा माना जाएगा. whosoever gets possession of the instrument becomes its owner. जिसके हाथ में जिसके पास इसका कब्जा है, इस इंस्ट्रूमेंट का कब्जा है, और वो उसका मालिक है. एंड इज एंटाइटल्ड टू द सम मेंशन्ड देयर. और वो होल्डर है और उसकी जो पेमेंट होगी वो उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके हाथ में ये चेक. आपको बैरर चेक लिख के दिया है तो बैरर चेक आपके हाथ में है, आपके पोजीशन में है, आपके कब्जे में है, और आपको ओनरशिप, उसकी ओनरशिप भी आपको मिली हुई है और उसके पैसे भी आपको मिलेंगे. यू आर एंटाइटल्ड, यू आर हैविंग द राइट टू हैव द पेमेंट ऑफ मनी, टू रिसीव द सम ऑफ मनी एज अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. So the complete right of ownership in a negotiable instrument passes by mere delivery, where instrument is payable to bearer. Where instrument is payable to order, right of ownership passes by endorsement and delivery. पोजेशन तो आपको मिल जाता है, लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है ये भी यहाँ पे समझना पड़ेगा. टाइमिंग ऑफ ओनरशिप कैसे होगी, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है. जैसे ही आपको डिलीवरी मिल जाए इंस्ट्रूमेंट की, आपको ओनरशिप मिल गई. बैरर चेक लिख के दे दिया है आपको, तो बैरर चेक जैसे ही आपको एक्स ने वाई को बैरर चेक लिख के दे दिया है मीन्स डिलीवरी हो गई उसकी, वैसे ही उसको उसकी ओनरशिप एक्स से वाई को ट्रांसफर हो गई है. वाई अब उसका ओनर हो चुका है. और पेएबल टू ऑर्डर वाली सिचुएशन हो, ऑर्डर चेक हो यूं समझ लीजिए, तो वहाँ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, दो चीजें करनी है, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. बैरर चेक में सिर्फ डिलीवरी देनी है, बैरर इंस्ट्रूमेंट में. जबकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है आपने, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी देनी है. एंडोर्समेंट यानी आपने ऑर्डर कर देना है बैंक को. एक्स ने वाई को चेक दिया तो वाई मान लो जेड को चेक दे रहा है, तो वाई क्या करेगा, वाई इंस्ट्रूमेंट के पीछे ऑर्डर कर देगा, पे टू मिस्टर जेड. इस तरीके से ऑर्डर कर देगा और अपनी साइन कर देगा, एंडोर्समेंट हो जाएगा एक तरीके से. इट विल बी ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. एंडोर्समेंट यानी कि ऑर्डर लिख दिया आपने चेक के पीछे, अपनी साइन कर दी और उसकी डिलीवरी दे दीजिए, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो ही उसको पैसे मिलेंगे. डिफेक्ट्स इन टाइटल. ओनरशिप में डिफेक्ट है या नहीं है, अगर है तो उसकी क्या सिचुएशन है, आगे चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे. द होल्डर इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू कॉल्ड द होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ एनी प्रीवियस होल्डर. The holder in good faith and for value called the holder in due course gets the instrument free from all defects of any previous holder. In other words, he gets a good title to the instrument even if the title of his transferor is defective. X ने Y को इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया, Y ने Z को इंस्ट्रूमेंट दिया, साथ में अल्टीमेटली चेक आया मान लीजिए. तो वो जो चेक है वो चेक उसके लिए उसका जो एक्सेप्टेंस उसने किया है फॉर वैल्यू, यानी पैसे लेने होंगे तो एक्सेप्टेंस किया है, शुद्ध दानत से, शुद्ध नीति से, बोनाफाइड एक्सेप्टेंस किया है, गुड फेथ में एक्सेप्टेंस किया है, तो उसके टाइटल को कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला है. इस टाइटल इज गुड. लेकिन जिसने ट्रांसफर किया है शायद उसका टाइटल डिफेक्टिव हो. एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, शायद एक्स ने चोरी का चेक वाई को दिया और वाई ने जेड को दिया. हो सकता है एक्स ने जो चोरी का चेक दिया है वाई को पता हो, लेकिन वाई ने जो चेक दिया है
जेड को हो सकता है जेड को नहीं पता हो कि ये चोरी का चेक है, और उसने शुद्ध नीति से शुद्ध दानत से वो एक्सेप्ट किया, और जेड ने वाई से पैसे भी लेने थे, पेमेंट भी लेना था, फॉर कंसिडरेशन फॉर वैल्यू उसने ये एक्सेप्टेंस किया है, तो उसका एक्सेप्टेंस वैलिड है, उसका टाइटल बोनाफाइड है, गुड टाइटल है, उसके टाइटल को कोई असर होने वाली नहीं, उसकी ओनरशिप को कोई दिक्कत होने वाली नहीं, उसको कोई लॉस सहन करना नहीं है, कोई डैमेज उसको नहीं होने वाला है। लेकिन जिसने गलत किया उसको डैमेज होगा, उसका टाइटल डिफेक्टिव ही माना जाएगा। रेमेडी क्या है अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं? यानी चेक आपको लिख के दिया हो और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो आप क्या करेंगे? उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? द होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स द ट्रांसफरी of the negotiable instrument can sue in his own name in case of dishonor. All prior parties are liable to him. He can recover the full amount on the instrument. एक्स ने वाई को चेक लिखा, वाई ने जेड को ट्रांसफर किया वो चेक, अब जेड ने वो चेक यूज किया और चेक रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब जेड किससे वसूल करेगा पैसे? कौन लायबल है? वाई भी लायबल माना जाएगा, और एक्स भी लायबल माना जाएगा इस सिचुएशन में। ऑल प्रीवियस पार्टीज आर लायबल फॉर दिस डिसऑनर ऑफ चेक। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जेड जो होते हैं, जेड जो है यहाँ पे उसने तो वाई से चेक लिया, तो वाई को पकड़ेगा। भाई तूने मुझे जो चेक दिया वो तो रिटर्न आया, तो मेरा रिटर्न का खर्चा भी हो गया, मुझे चार्ज लग गया, एक तो मुझे तुझसे 10,000 लेने थे, ऊपर से 250 का मुझे चार्ज लग गया चेक रिटर्न का, तो मुझे अब मुझे 10,250 देने। यही बात जो है वाई जो है वो एक्स से कहेगा कि भाई चेक रिटर्न हो गया, आप मुझे दीजिए। इस तरीके से रिकवरी हो सकती है। मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स मिस्टर जेड जो यहाँ पे है, ही कैन रिकवर द ओवरऑल अमाउंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे वो केस करके रिकवरी कर सकता है, और जितने भी आगे की पार्टी से सबको कोर्ट में लेके जाना हो तो लेके जा सकता है। राइट्स क्या है, अधिकार क्या है? द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय सर्टेन डिफेंसेस which might be available against previous holder, for example fraud to which he is not a party। अधिकार क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स का? द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय सर्टेन डिफेंसेस which might be available against previous holder, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड टू विच ही इज नॉट अ पार्टी। वो अपने आप को डिफेंड करना चाहे तो डिफेंड कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, उसका टाइटल गुड टाइटल ही रहेगा, उसका जो मालिकी हक है वो अच्छा ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगी। अ, जो प्रीवियस बंदा है जिसने ये इस तरीके से फ्रॉड किया हो, चोरी वाला चेक दे दिया हो, थेफ्ट वाला स्टोलन चेक लिख के दे दिया हो, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव है, उसने फ्रॉड किया है, उस पर चार्ज लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की है, कोई फ्रॉड नहीं किया और गुड फेथ के आधार पे एक्सेप्टेंस किया है चेक का, तो उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसको कोई कॉम्पेंसेशन पे नहीं करना है, नथिंग। हिज टाइटल इज सेफ, बल्कि वो केस करके रिकवरी कर सकता है, उसका अधिकार है। पेबल टू ऑर्डर, और वैसे ही आएगा आगे, पेबल टू ऑर्डर के बाद आएगा पेबल टू बेरर। तो पेबल टू ऑर्डर, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो क्या? promissory note, bill of exchange or a check is payable to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person। जिसका नाम लिखा गया उसको पे करना है। मिस्टर एक्स ने वाई को अगर कोई चेक लिख के दिया है तो उसी को पे करना है, लेकिन मिस्टर वाई ने ये यही इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया है, प्लस एंडोर्समेंट के साथ साथ डिलीवरी दे दी इस इंस्ट्रूमेंट की मिस्टर जेड को, तो अब मिस्टर जेड को पेमेंट करने की जिम्मेदारी होगी बैंक। तो जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को पेमेंट करना है, सिंपल है। An instrument which does not restricts its transferability expressly or impliedly is negotiable whether the word order is mentioned or not। ऑर्डर शब्द का उपयोग करना जरूरी नहीं है, चेक के ऊपर सिर्फ नॉर्मली बैरर शब्द का उपयोग किया होता है, तो बैरर शब्द को काट देते हैं तो वो ऑर्डर हो गया, सिंपल है। एक तरीके से तो ऑर्डर शब्द का उपयोग करे न करे, इट डजेंट मैटर, तो वो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, स्टॉप नहीं करता है। ठीक है, सो ये इम्प्लाइड बात है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर शब्द का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, बिना ऑर्डर शब्द का उपयोग किए भी आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं। Where the instrument prohibits transfer or indicates that it shall not be transferable is yet valid as between the parties thereto, but it is not a negotiable। कभी कभी restrictions रख दिए जाते हैं
कि ये इंस्ट्रूमेंट जो एक्स ने वाई को लिखा है उस पे अगर वो नॉट नेगोशिएबल शब्द का उपयोग कर देता है तो इसका ये मतलब हो गया कि एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट लिखा है और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ वाई कर सकता है, वाई आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रोविजन फॉलो करनी है, यानी उसको ये प्रोविजन लागू होता है। और ये दोनों, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है दो पार्टीज के बीच में हुआ है, पार्टीज के हिसाब से ये वैलिड माना जाएगा। पर इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। इट इज नॉट ए नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इट मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी। It must be transferable from one person to another person before its due date, before its maturity. अगर यही हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएबिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफरेबिलिटी की, वो वैलिड नहीं होगी, फिर इसलिए उसको फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरीके से पेमेंट करते हैं, नेट नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ताकि जिस व्यक्ति को चेक दिया वही यूज करे, वो आगे 10 जन को एंडोर्स नहीं करे। उसको एक एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, भाई तू ही यूज करना, किसी और को चेक नहीं देना है, आगे और एंडोर्समेंट नहीं करना है। तो आसान रहता है, समझ में भी आता है कि हमने इस व्यक्ति को पेमेंट दिया था, हिसाब किताब करने में समझ में आता है। इसीलिए ऐसा नॉर्मली कुछ बिजनेसमैन इस तरीके से यूज करते हैं नॉट नेगोशिएबल का। पेबल टू बैरर, पेबल टू ऑर्डर हो सकता है या पेबल टू बैरर हो सकता है। बैरर ज्यादा आसान है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। बैरर चेक इशू करना यानी सबसे बड़ा रिस्क, अगर वो बैरर चेक खो जाए, किसी के हाथ में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। फिर स्टॉप पेमेंट की प्रोसीजर करनी पड़ती है, बैंक में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है, मैंने ये चेक इस व्यक्ति को दिया था लेकिन उससे गुम हो गया, ये चेक नंबर, ये मेरा अकाउंट नंबर, ये मेरा नाम, अकाउंट का नेम, मेरे नाम पे अकाउंट है, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है, तब जाके स्टॉप पेमेंट होता है, जिसे कहते हैं काउंटर मेंडिंग ऑफ पेमेंट, जो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो हम किसी मुश्किल भी नहीं, बैरर चेक हो सकता हो तो कभी भी इशू नहीं करना चाहिए, कभी भी बैरर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करिए। ये एडवाइस है मेरी तरफ से आप लोगों को। ऑलवेज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करें, जिसे हम कहते हैं क्रॉस चेक या क्रॉस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करिए। पेबल टू बैरर, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बैरर, ये भी एक ऑप्शन है। ऑर्डर से पेमेंट हो सकता है या बैरर से पेमेंट हो सकता है। विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। दिस इज गिवन इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 13। नॉर्मली बैरर चेक कैसा होता है, बैरर इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, जिसके हाथ में होता है, मान लीजिए चेक है, तो वो चेक का उपयोग वही व्यक्ति करेगा जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है। बैरर चेक के अंदर बैरर शब्द जो लिखा जाता है उसको क्रॉस नहीं किया जाता है, छेका नहीं जाता है, काटा नहीं जाता है, तो वो बैरर चेक है। और उस पे अकाउंट पे ही वगैरह, नॉट नेगोशिएबल वगैरह, ये शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। जिसका ये मतलब होता है कि आप इस चेक को बैंक में लेके जाके एनकैश करवा सकते हैं इजीली, आपको कैश मिल जाएगी ऑन द स्पॉट। अगर आपको कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप चेक लेके जाइए, बैंक में जाइए और कैश विड्रॉ कर लीजिए। इतना आसान है। जिस व्यक्ति से आपने पेमेंट लेना है उससे बैरर चेक ले लीजिए और उसी के बैंक में चले जाए, जहां उसका अकाउंट है उस ब्रांच में चले जाइए, उस बैंक में चले जाइए और वहां से आप विड्रॉ कर लीजिए। It specified that the person in possession of the bill or promissory note is a bearer of the instrument which is so express payable to the bearer। तो आसान है, वही बात जो मैंने आपसे कही वही है। जिसके हाथ में इसका पोजीशन है वो इसका उपयोग करके पेमेंट ले सकता है। बैरर चेक का ये मतलब नहीं कि जिसको चेक दिया वही उपयोग करे। मिस्टर एक्स ने वाई को चेक दिया है तो वाई ने हो सकता है अपने ब्रदर को दिया हो, जाओ पैसे निकाल के आओ, तो वो जाके भी पैसे निकाल के आ सकता है। अगर पे की कॉलम में नाम नहीं लिखा है तो, पे की कॉलम में वाई का नाम लिख दिया है तो फिर वाई को ही बैंक में जाना पड़ेगा और कैश निकालना पड़ेगा। अगर पे की कॉलम ब्लैंक रखी है बैरर चेक के अंदर, तो फिर क्या होगा, एक्स ने वाई को चेक दिया, वाई जेड को देना चाहे दे सकता है, जेड किसी और को देना चाहे दे सकता है, इस तरीके से एंडोर्समेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक बार नाम लिख दिया है तो उसके बाद एंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ एंडोर्समेंट रुक जाता है, मीन्स आगे की प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और अगर नाम का उपयोग हो गया तो उसी व्यक्ति को बैंक में जाके फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। एंडोर्समेंट उसके बाद भी हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि भाई आप पे की कॉलम ब्लैंक रखिए और जिस व्यक्ति को पेमेंट देना है वो आप बाद में उसको इजीली दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट,
नॉर्मली यही पर्पस की वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि तुरंत पेमेंट आपको मिलता है। A negotiable instrument enables the holder to expect prompt payment because dishonor of instrument will spoil of the credit of all persons who are parties to the instrument. अगर चेक इशू किया है और चेक इशू करने के बाद अगर वो रिटर्न हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो उससे जुड़ी हुई जितने भी पर्सन उससे जुड़े हुए हैं उस पूरे ट्रांजेक्शन से, उन सब की क्रेडिट स्पॉइल हो जाएगी। क्या इमेज रह जाएगी मार्केट में, क्या प्रेस्टीज रह जाएगी मार्केट में, ये सबको डर रहता है। इसलिए डिसऑनर नहीं होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट। अगर डिसऑनर होता है तो क्रेडिट स्पॉइल हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। और चेक का या कोई भी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट मिले। खास करके चेक में जल्द से जल्द आपको पेमेंट मिल जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को डिस्काउंट करके भी आप प्रॉम्प्ट पेमेंट पा सकते हैं। थोड़ी कम रकम मिलेगी, डिस्काउंटिंग का चार्ज लग जाएगा, लेकिन वो आसान हो जाता है। नोटिस Notice of transfer of negotiable instrument to the party liable to pay is not required to the person liable to pay in respect of the instrument. यहाँ कोई नोटिस की जरूरत नहीं, ना ही आपने बैंक को नोटिस देनी है कि भाई मैंने इस बंदे को चेक दिया है, प्लीज आप पेमेंट कर देना, वो लेके आए थे। ठीक है, कोई भी नोटिस देने की जरूरत, नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, कि भाई वाई एक्स ने वाई को चेक दिया है, तो वो बैंक को नहीं बोलेगा जाके कि भाई देखो मैंने वाई को चेक दिया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाई आपके पास आएगा, उसको पेमेंट कर देंगे। वाई मान लीजिए जेड को चेक दे रहा है, तो वाई ने एक्स को नहीं बोलना है कि भाई आपने जो मुझे चेक दिया था ना, मैंने जेड को दे दिया। जेड किसी और को दे रहा है, तो इस तरीके से एक दूसरे को कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये चेक जो है, चेक की अगर हम बात करें तो उसका पेमेंट बैंकर ने करना है। फिर वो वाई हो होल्डर, वाई की जगह पे फिर वो अगर ट्रांसफर करके जेड के पास गया हो तो जेड उसका यूज कर रहा हो, डजेंट मैटर। एविडेंस, इसका एविडेंस के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं हम। इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ऑल्सो। हम इसको विटनेस के तौर पे, एक प्रूफ, एक सबूत के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हैं। Any instrument which is not a negotiable instrument as the rules of the Negotiable Instrument Act is still good as evidence so far as the fact of indebtedness is concerned. आपने किसी से मान लीजिए पैसे लेने हैं और उसने आपको प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, ठीक है, तो वो एक सबूत के तौर पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आपके पास प्रूफ है कि देखिए इसने मुझे प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया था और उसने इसके अंदर वचन दिया था कि 3 महीने बाद ये रकम ये मुझे पे कर देगा ब्याज के साथ, विथ इंटरेस्ट। वो एक आपका प्रूफ है, एविडेंस है। लेकिन अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है, उसका स्वरूप उसके स्वरूप में नहीं लिखा गया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं लिखा गया, फिर भी उसको आप एविडेंस के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, जिससे पता तो चलेगा कि सच में उसे इतने रुपए देने थे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अजीत राइट्स टू सुजीत, आई ओव यू ₹5,000। अजीत कह रहा है सुजीत से कि मुझे आपको 5,000 रुपए देने हैं। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए। अजीत को स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, कैसे लिखना चाहिए था, आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू यू आफ्टर 2 मंथ्स और एज पर योर ऑर्डर, और एज पर और ऑर्डर नहीं आएगा इसमें। आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू यू आफ्टर 2 मंथ्स, बस इतना काफी है। तो ये जो प्रॉमिस वर्ड अगर अंदर यूज हो जाता है तो वो प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा एक तरीके से। आप प्रॉमिस करने चाहिए। आप सिर्फ यूं कहेंगे हाँ मुझे आपको 5,000 देने हैं, तो इससे आप कोई वचन थोड़ी दे रहे हैं कि मैं 5,000 दे दूंगा। क्लैरिफिकेशन नहीं, स्टेटमेंट में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये वैलिड नहीं है, ये जो स्टेटमेंट में है इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। इसको मुझे वैलिड बनाना होगा तो कैसे लिखना होगा, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹5,000 आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स, जो भी ड्यूरेशन फिक्स किया गया, तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट एंड हेंस नॉट अ वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ना ही ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, ना ही ये वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन फिर भी हम इसको एविडेंस के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हैं कोर्ट में। अगर सुजीत को पेमेंट नहीं मिल रही है अजीत से, तो वो उसका उपयोग कर सकता है। सुजीत उपयोग कर सकता है, कह सकता है कोर्ट में जाके देखिए अजीत ने लिख के दिया था कि भाई उसने मुझे 5,000 देने हैं और वो दे नहीं रहा है। तो इस तरीके से इसका उपयोग करके हम रिकवरी कर सकते हैं।
लास्ट पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन हम जानते हैं क्या होता है। कंसीडरेशन इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम, प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिजम्पशन है, बहुत ही बड़ा प्रिजम्पशन है कि कंसीडरेशन होगा तो ही इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होगा। आप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कब करेंगे? मान लीजिए एक्स ने वाई से 10,000 का माल लिया है, एक्स ने वाई से 10,000 रुपीज का गुड्स लिया हुआ है क्रेडिट पे, अब पेमेंट करना है तो चेक इशू करेगा। ठीक है, गुड्स की कंसीडरेशन में चेक इशू किया गया, यानी कुछ ना कुछ पैसे देने थे तभी चेक इशू करोगे ना। फ्री में चेक थोड़ी ना दे देंगे हम किसी को, लीजिए 10,000 रुपए पे चेक आपको ऐसे लिख के दे देता हूँ। कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होगा, कुछ व्यवहार हुआ होगा दो व्यक्तियों के बीच में, तभी इसका उपयोग किया गया होगा। तो ये प्रिजम्पशन है दैट कंसीडरेशन इज मस्ट एंड कंसीडरेशन इज देयर ऑलवेज देयर प्रेजेंट while the person is using negotiable instrument, और ये प्रिजम्पशन किया जाता है।